बीमार पड़ने पर हम सब पूरी तरह से दवाइयों पर भरोसा करते हैं, लेकिन क्या कभी इस बात पर गहराई से गौर किया गया है कि फार्मेसी से लेकर हमारे हाथों तक पहुंचने वाली इन जीवन रक्षक दवाओं को असल में बाहरी दुनिया, खतरनाक पर्यावरण और रसायनों के खतरों से कौन सी चीज सुरक्षित रखती है? अक्सर ध्यान सिर्फ दवा के असर पर जाता है, लेकिन उस दवा को बचाने वाला आवरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस खास विश्लेषण में इसी दिलचस्प विषय को डिकोड किया जाएगा। आज हम उन साधारण से दिखने वाले पैकेट्स, डिब्बियों और बोतलों के पीछे के असली विज्ञान को समझेंगे। सच मानिए, ये पैकेजिंग सिर्फ एक मामूली आवरण नहीं है, बल्कि ये विज्ञान और तकनीक से बुना गया एक अत्यंत जटिल और मजबूत सुरक्षा कवच है। आज के इस विश्लेषण के 4 मुख्य पड़ाव होंगे। सबसे पहले पैकेजिंग के विज्ञान को समझेंगे, फिर सुरक्षा की अलग अलग परतों को दिखेंगे, उसके बाद मटीरियल्स आर्मरी यानी इसमें इस्तेमाल होने वाली खास सामग्री पर बात होगी, और आखिर में जानेंगे कि सही आवरण का चुनाव होता कैसे है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी पैकेजिंग का मूलभूत विज्ञान। दवाओं की पैकेजिंग कोई मामूली या आसान काम बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ किसी चीज को डिब्बे में बंद करना भर नहीं है, बल्कि ये उत्पादों को डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, बिक्री और इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखने का एक पूरा विज्ञान, कला और तकनीक है। जरा सोचिए, एक बेहतरीन पैकेज को कई मोर्चों पर एक साथ खरा उतरना होता है। उसे दवा को सुरक्षित भी रखना है, मरीज के इस्तेमाल में आसान भी होना चाहिए, और हाँ, उसे आर्थिक रूप से किफ़ायती भी होना चाहिए, क्योंकि अगर पैकेजिंग ही बहुत महंगी हो गई तो जाहिर है दवा की कीमत तो आसमान छूने लगेगी, है ना? अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की ओर और देखते हैं कि ये सुरक्षा कवच एक के बाद एक परतों में कैसे तैयार किया जाता है। असल में दवाओं को मुख्य रूप से 3 अलग-अलग परतों में सुरक्षित किया जाता है। शुरुआत होती है प्राइमरी पैकेजिंग से, जो सीधे दवा को छूती है, जैसे किसी कैप्सूल का ब्लिस्टर पैक या फिर कफ सिरप की बोतल। फिर आती है सेकेंडरी पैकेजिंग, जो इन प्राइमरी पैकेट्स को एक साथ समेट कर रखती है, जैसे वो गत्ते का डिब्बा जिसमें दवा के 10 पत्ते एक साथ रखे होते हैं। और अंत में होती है टर्शरी पैकेजिंग, जिसका काम ट्रांसपोर्टेशन या शिपिंग का होता है, जैसे बहुत बड़े बैरल या भारी भरकम कंटेनर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बेहद कीमती खजाने को बचाने के लिए उसे एक के अंदर एक कई मजबूत बक्सों में बंद कर दिया गया हो। चलिए अब इस चर्चा के सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प हिस्से में कदम रखते हैं, मटीरियल्स आर्मरी। आखिर वे कौन सी सामग्रियां हैं जिनसे ये अभेद्य सुरक्षा कवच गढ़े जाते हैं? जब पैकेजिंग सामग्री की बात आती है तो एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है, कांच बनाम प्लास्टिक। एक तरफ है पारंपरिक और भरोसेमंद ग्लास यानी कांच। ये भारी होता है, आसानी से टूट भी सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये रसायनों के प्रति पूरी तरह से निष्क्रिय यानी केमिकली इनर्ट होता है। मतलब ये दवा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ है आज के दौर का चैंपियन प्लास्टिक। ये बहुत हल्का है, लचीला है और इसके टूटने का डर भी नहीं रहता। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क हमेशा बना रहता है, रसायनों के दवा में लीक होने यानी लीचिंग का खतरा। अब कांच को ही ले लीजिए। सभी तरह के कांच एक जैसे बिल्कुल नहीं होते। इसे 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। टाइप 1 बोरोसिलिकेट कांच सबसे बेहतरीन और उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाला होता है। ये रसायनों के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए इसे इंजेक्शंस और लैब के संवेदनशील उपकरणों के लिए चुना जाता है। वहीं दूसरी तरफ टाइप 4 एक बहुत ही सामान्य कांच है, जो ओरल लिक्विड्स यानी पीने वाले सिरप या गोलियों के लिए ठीक रहता है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी इंजेक्शन वाली दवा को एक साधारण सिरप की बोतल में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। कांच के बाद अब जरा प्लास्टिक के रसायन विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। प्लास्टिक मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहला है थर्मोप्लास्टिक। ये थोड़ा नर्म मिजाज का होता है, गर्म करने पर मुलायम हो जाता है, आसानी से मुड़ सकता है और जल्दी टूटता नहीं है। दूसरी तरफ है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये एक बार गर्म होने पर अपनी एक पक्की और स्थायी संरचना बना लेता है। ये बहुत ही सख्त होता है और अगर इस पर ज्यादा दबाव डाला जाए तो ये मुड़ने के बजाय सीधा टूट जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा ही शानदार उदाहरण देखते हैं। एक ही तरह का प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन अपनी डेंसिटी यानी घनत्व के आधार पर बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिसे हम HDPE कहते हैं, उसका इस्तेमाल गोलियों की उन मजबूत और कठोर बोतलों को बनाने में होता है जिन्हें आप दबा नहीं सकते। लेकिन अगर उसी को लो डेंसिटी पॉलीथीन यानी LDPE बना दिया जाए
तो उससे नेज़ल स्प्रे जैसी लचीली बोतलें बनती हैं, जिन्हें उंगलियों से बड़ी आसानी से निचोड़ा जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, प्लास्टिक हर मर्ज की दवा नहीं है। इसकी कुछ बहुत गंभीर कमियां भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसा कि पहले जिक्र किया गया था, प्लास्टिक कंटेनर से रसायन दमा के अंदर जा सकते हैं, या फिर प्लास्टिक खुद उस दवा को सोख सकता है। और तो और प्लास्टिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज भी पैदा हो सकता है, जो दवा के कणों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचकर दवा का पूरा असर ही बदल सकता है। प्लास्टिक और कांच से आगे बढ़कर अब धातुओं यानी मेटल्स के शस्त्रागार पर एक नज़र डालते हैं। इसमें 3 नाम सबसे प्रमुख हैं। पहला है टिन। ये सबसे शुद्ध और भोजन व दवाओं के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ये काफ़ी महंगा पड़ता है। दूसरा है एल्यूमिनियम। ये बहुत हल्का होता है, जिससे इसे ट्रांसपोर्ट करने का खर्च काफ़ी बच जाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये कुछ खास रसायनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। और तीसरा है लेड यानी सीसा। ये सबसे सस्ता तो है, लेकिन बहुत ही जहरीला होता है। इसलिए लेड के अंदर हमेशा एक खास कोटिंग करनी पड़ती है, ताकि दवा कभी भी सीधे इस धातु के संपर्क में ना आए। इन धातुओं में एक बेहद कमाल की खूबी होती है, जिसे डेड फोल्ड कैपेबिलिटी कहते हैं। ये धातु की वो अनोखी ताकत है जिसमें अगर उसे एक बार मोड़ दिया जाए या निचोड़ दिया जाए तो वो हमेशा के लिए उसी नए आकार में सेट हो जाती है। अब जरा उन मरहम और क्रीम वाली ट्यूब्स को याद कीजिए। वे इसीलिए धातु की बनी होती हैं ताकि जब उन्हें पीछे से दबाया जाए तो वो पिचक कर उसी आकार में रहें और बची हुई दवा को बाहर निकालना एकदम आसान हो जाए। और इस पूरे सुरक्षा कवच को सील करने का सबसे अहम काम करता है रबर, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में इलास्टोमर्स कहते हैं। ब्यूटाइल, नाइट्राइल और सिलिकॉन जैसे रबर क्लोजर्स का बेहतरीन काम करते हैं। चाहे वो इंजेक्शन की छोटी सी बोतल के ऊपर लगा रबर का स्टॉपर हो या फिर आईवी ड्रिप बैग्स की मजबूत सील, ये रबर ही है जो बाहरी दुनिया की अशुद्धियों को अंदर जाने से रोकने वाली आखिरी और सबसे मजबूत दीवार बनता है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, जहां ये समझा जाएगा कि आखिर इतने बड़े शस्त्रागार में से सही आवरण यानी राइट आर्मर का चुनाव होता कैसे है। किसी भी दवा के लिए सही पैकेजिंग चुनना कोई अंदाजा या तुक्का नहीं है। ये एक बेहद सटीक और सख्त वैज्ञानिक प्रक्रिया है। विशेषज्ञों को कई पैमानों पर चीजों को कसना पड़ता है, जैसे दवा को कितनी सुरक्षा चाहिए, क्या चुनी गई सामग्री दवा के साथ सही तालमेल बिठा पाएगी, जब बैक्टीरिया मारने के लिए स्टेरिलाइजेशन होगा तो उस भारी तापमान को पैकेजिंग सह पाएगी या नहीं, कुल खर्च कितना बैठेगा, और सबसे अहम बात, मरीज को वो दवा लेनी कैसे है, क्या उसे स्प्रे करना है, निचोड़ना है या सीधे पीना है। इन सब सवालों के जवाब ही तय करते हैं कि दवा की असली पैकेजिंग कैसी होगी। और ये पूरी चर्चा हमें एक बेहद विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा करती है। आज के दौर में जब हमारी चिकित्सा पद्धतियां और दवाएं इतनी ज़्यादा एडवांस्ड और जटिल होती जा रही हैं, तो ज़रा सोचिए, भविष्य में इन जीवन रक्षक दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए किन नई और आधुनिक सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी। पैकेजिंग का ये अद्भुत विज्ञान यहीं रुकने वाला नहीं है, और आगे भविष्य में क्या क्या नवाचार देखने को मिलेंगे, ये सोचना वाकई बहुत रोमांचक है। इस जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।